Hello everyone, I am Hardik Chikara and today we are going to complete our physics. तो हाँ, हमारी ये पूरे पूरे सब्जेक्ट वाली सीरीज में तीसरी वीडियो है, शायद से तीसरी है ना। हाँ, तीसरी वीडियो है ये। चल तू तो जा, परेशान करते हैं। हाँ, तो फिर इसमें ये मैंने पूरा चार्ट बनाया है हर चैप्टर का। इसके अंदर हर एक चैप्टर गिवन है, उसके हिसाब से हर एक चैप्टर के अंदर क्या क्या है वो गिवन है। ये सब हम आपको समझा देंगे और डेरिवेशंस की एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। ये बस थ्योरेटिकल वीडियो है, डेरिवेशंस की अलग वीडियो आ जाएगी और इनके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनकी भी अलग वीडियो आ जाएगी। सो लेट अस स्टार्ट। सो देखो, सबसे पहले आता है मोशन। सो मोशन होता क्या है? ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब देखो, ये दो पेन मोशन में कब होंगे? जब ये वाला पेन अगर जो रेफरेंस पॉइंट है, ये दो पेन मोशन में तब होंगे जो ये कंटिन्यूसली टाइम पीरियड के हिसाब से अपना मोशन कभी इधर कभी इधर कभी उधर ऐसे, ठीक है। आगे आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में है, हाँ, हमारे टाइप्स ऑफ मोशन में है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो होता है पर इक्वल डिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। आगे आता है डिस्टेंस पे। डिस्टेंस क्या होता है? जब एक ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, एक जगह से दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं, तो जो एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये होती है एक स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, ठीक है। स्पीड क्या होती है? स्पीड इज द व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो क्या होगा? जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो क्या करेगा? उसकी स्पीड कैसे पता चलेगी? जो डिस्टेंस है, उसने डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। और मैथमेटिकली से क्या कैसे गिवन? मैथमेटिकली इट इज गिवन एज v इज इक्वल्स टू s अपॉन t। इसमें v क्या है? इसमें v है स्पीड, s है टाइम, s है डिस्टेंस और t है टाइम। आगे आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी भी बस वही है, बस इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क है। वेलोसिटी में क्या है? वेलोसिटी इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, वो टाइम रेट कह रहा हूं, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। अगर जो आप इसे नोट करना चाहते हो आप इसे नोट कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, वैसे इसका कोई फायदा नहीं है, वैसे ये आपको बस ये बता देगा कि हर एक पूरी फिजिक्स में क्या क्या आ रहा है, ठीक है। आगे आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी हो गया वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। सो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसे डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। द क्वांटिटीज दैट नीड्स डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। और स्केलर कौन सी होती है? जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल्स जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, और इसके स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स जैसे टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, ऐसे, ठीक है। आगे आता है रिटार्डेशन एंड एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन एंड एक्सेलरेशन व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट when the speed of an object kept on increasing with per unit of time, पर यूनिट ऑफ टाइम नहीं कहेंगे, वैसे कह भी सकता है, सॉरी, ओके, नहीं कहेंगे, नहीं पता नहीं, छोड़ो। सो ओके, ये तो हो गया रिटार्ड एक्सेलरेशन, जब इंक्रीज होती है स्पीड, और जब डिक्रीज होती है तो फिर ये होता है रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन का दोनों का सेम फॉर्मूला है, आपसे रिटार्डेशन भी पूछ सकता है कितनी हुई है, और एक्सेलरेशन भी। इनका फॉर्मूला क्या है? a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। और अगर जो रिटार्डेशन पूछी हो तो a इज इक्वल्स टू यू माइनस वी अपॉन टी, ठीक है। आगे आते हैं एवरेज वेलोसिटी पे। एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड। सो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट ऑफ टाइम, है वही, बस टोटल आ गया इसमें। और स्पीड में भी बस वही है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट ऑफ टाइम। आगे आता है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसकी आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे, और थर्ड इक्वेशन की भी वीडियो जल्दी आएगी, कर दूंगा मैं आज ही। आगे आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में क्या है? फोर्स, सबसे पहले फोर्स क्या होती है? तो फोर्स इज एन एजेंट
that does or tend to does the following changes. अब चेंजेस क्या करता है फोर्स? किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे ला सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट को जो इनिशियली मोशन में था, और किसी जो ऑब्जेक्ट है उसे मोशन में ला सकता है जो इनिशियली रेस्ट पे था। किसी ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज बदल सकता है, किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बदल सकता है। कैसे? एक बॉल आ रही है मेरी तरफ, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ फील्ड में, तो बॉल आ रही है मेरी तरफ, इस साइड है गोल, तो वहां पे हो गया कि मैंने ऐसे करके ऐसे मार दिया गोल, ठीक है, बॉल सामने से आई मेरे और मैंने ऐसे मार दिया, ठीक है। आगे है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, अगर जो आपका कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो वो रेस्ट पे रहने की ही कोशिश करेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी। अगर जो आपका कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स अगेन अप्लाइड नहीं होगी। आगे आता है हमारा मोमेंटम। तो ठीक है, मोमेंटम की डेफिनेशन कहाँ गई? ये रहा, इट इज द क्वांटिटी ऑफ टोटल मोशन कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ टोटल मोशन, एक ऑब्जेक्ट में कितना मोशन है, और मैथमेटिकली इट इज गिवन एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी और जो मास होगा मैथमेटिकली उसे गिवन है। आगे आता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, है ना, सेकंड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम and the object depend directly on the force applied on the object. This change of momentum takes place in the direction of force applied. Mathematically it is given as p inversely proportional to change in linear momentum and time taken. ठीक है, क्या है इसमें मैं बता रखा है द न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, जितना टाइम रेट लगेगा एक मोमेंटम को चेंज होने में, ठीक है, मोमेंटम को चेंज होने में। अगर जो आप एकदम से मोमेंटम को ऐसे रोक दोगे, एकदम से जीरो पे ला दोगे और एकदम से ऐसे धीरे धीरे करके लाओगे, इसके बारे में बता रखा है, ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल दे देता हूं मैं, इसका एप्लीकेशन आ सकता है, नहीं तो आपसे पूछा जा सकता है कि फोर्स कितना अप्लाई हुआ है, या फिर मास ढूंढो ऑब्जेक्ट का, फोर्स कितना अप्लाई किया है ऑब्जेक्ट ने, या फिर ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन बताओ, ऐसे करके तो डेराइव कर देंगे हम इस अगली वीडियो में। सबसे पहले इसका एप्लीकेशंस देख लो। अब देखो मैंने ये पेन उछाला और ऐसे पकड़ लिया, एकदम हमने जो क्या है मोमेंटम जीरो किया है, पर अगर जो हम मोमेंटम को जीरो करने में टाइम लगाए, ठीक है भाई, अभी टाइम लगेगा ऐसे करने से, ऐसे जैसे क्रिकेट में देखा होगा आपने, शिट यार बेइज्जती होगी, कैच छूट गया। सो जैसे क्रिकेट में देखा होगा आपने, क्रिकेटर्स ऐसे करके थोड़ा ऐसे कैच करते हैं, ठीक है, कैच कैसे करते हैं वो ऐसे, वो बात अलग है, माई भाई थोड़ा अलग थे, सीधा आउट करते थे, विकेट के पीछे से गेम बदल देते थे। ओके, आगे आता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, सॉरी। तो इसमें क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, इक्वेशन नहीं लॉ। सो क्या है इसमें सो इसमें है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर जो आपने एक एक्शन किया है तो उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा, जरूरी नहीं है इक्वल हो पर अपोजिट रिएक्शन होगा। ये मोशन में आपको इतने अच्छे तरीके से नहीं समझा पाऊंगा, अगर जो आपके घर में आपसे कोई बड़ा रहता है आपके साथ, वो आपको इसे मोशन को अच्छे से समझाएगा। कैसे? आपको एक काम करना है, हाथ है आपके पास दोनों, अगर जो दोनों हाथ है तो कोई सा भी एक हाथ चुनो और उनके सिर पे मार दो खींच के, आगे का लो वो आपको समझा देंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं ग्रेविटेशन। सबसे पहले ग्रेविटी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी ऑब्जेक्ट, आगे क्या लिखा है, इन दिस यूनिवर्स, हाँ, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। आगे है इसका डेरिवेशन है अगली वीडियो में। एक क्वेश्चन बताता हूं मैं, नहीं वो तो बिना डेरिवेशन के नहीं हो पाएगा। चलो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज पुल्ड बाय अर्थ, द ग्रेविटेशनल फोर्स attraction, the gravitational force of attraction
there should be an acceleration in the motion towards the earth which is known as acceleration due to gravity. अब देखो इसे डिनोट करा जाता है स्मॉल जी से. अब देखो क्या होता है, मैंने ये पेन ड्रॉप किया, पेन नहीं मार्कर है, तो क्या होता है इसमें, जो अर्थ है वो अपनी ग्रेविटेशनल पावर यानी कि जो उसके पास ग्रेविटेशनल फील्ड है उसे क्या कर दिया, उसका यूज करते हुए अपने आप के तरफ एक ऑब्जेक्ट को खींच रही है. ठीक है, और तो ये एक जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बहुत ही स्मॉल फोर्स है, तो ये ज़्यादातर हेवनली बॉडीज पे देखा जाता है जैसे प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स एक्सेट्रा. इनके पास होते हैं ग्रेविटेशन फोर्स. जैसे मून का ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ का 1/6 है, तो इसका अगर जो हम साफ सा उदाहरण लें तो अगर जो आपका और यहाँ पे वेट आपका 60 kgs है तो आपका वेट अर्थ पे 10 kgs है. ठीक है, तो ऐसे ही है. एक्सेलरेशन कैसे होता है, ड्यू टू ग्रेविटी. अब देखो किसी ऑब्जेक्ट को वैक्यूम में फेंकोगे वो ऊपर का ऊपर रह जाएगा, पता चल रहा है वो नीचे नहीं आएगा. और पर यहाँ पे देखो मैंने इस पेन को फेंका, ये नीचे आ गया, ऊपर से भी फेंका नीचे आ गया. ये नहीं है कि भैया ने जादू कर रखा है कि यहीं से ही आएगा पेन नीचे. ऊपर से फेंकोगे ये कर दो, यहाँ बेइज्जती कर दो मेरी. हाँ सॉरी. तो जो भी मैं ऊपर से फेंकूंगा वो नीचे आएगा, और अगर आप कैच नहीं करोगे वो नीचे गिर जाएगा. ठीक है, सो एक्सेलरेशन होती कैसे है इसमें, तो जो अर्थ का जो ग्रेविटेशन फील्ड है वो अपनी तरफ पुल कर रहा है इन सब चीजों को. ठीक है, समझ आ गया होगा आपको. अब एक चीज देखो, अर्थ जो है हमारी वो राउंड नहीं है, वो थोड़ी सी ऐसी शेप में है, ऐसी. तो जो रेडियस है अर्थ का वो इक्वेटर की तरफ ज्यादा है और पोल्स की तरफ कम है. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वेटर की तरफ ज्यादा, इक्वेटर की तरफ कम होगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया है. ठीक है, ये इक्वेशन आपको इक्वेशन डेराइव होने के बाद अच्छे से समझ आ जाएगा. आगे आता है हमारा थ्रस्ट एंड प्रेशर. अब देखो थ्रस्ट क्या होता है, when an force is acting on a surface become perpendicular to it, force acting on a surface become perpendicular to it is known as thrust. ठीक है, आगे है प्रेशर. प्रेशर में भी डिफाइंड एज थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट ऑफ सरफेस. तो क्या हो गया, इसका मतलब समझ आया आपको. अगर जो किसी एक पूरे सरफेस पे परपेंडिकुलरली फोर्स आया तो उसे कहेंगे थ्रस्ट. पर अगर जो पूरे एक पर यूनिट ऑफ सरफेस पे एक थ्रस्ट अप्लाई किया गया है उसे कहेंगे प्रेशर. ठीक है, यही छोटा माइनर डिफरेंस है इसमें, इसके ऊपर बच्चों के नंबर कट सकते हैं. आगे आता है हमारा पास्कल इसकी यूनिट है, और आगे आता है फ्लूइड प्रेशर. फ्लूइड में बी डिफाइंड एज एनीथिंग विच कैन फ्लो. ठीक है, सो द लिक्विड और गैसेस आर फ्लूइड. ठीक है, all fluid exert pressure at all the points within it which is known as fluid pressure. अब क्या होता है, अगर जो किसी फ्लूइड में एक सब्सटेंस पड़ा है तो उस पे उस एक पॉइंट पे हर जगह से प्रेशर लगेगा. आगे पढ़ते हैं बोएंसी. बोएंसी है थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक. बोएंसी जैसे आप कहीं पे पानी में उतरते हो, स्विमिंग पूल में गए हो जो आप कभी, तो जैसे आप स्विमिंग पूल में कूदते हो तो आपको एक थोड़ा लाइट वेट लगता है ना अपने आप में, कि जब चल रहे थे तब तो बहुत भारी लग रहा था, और पानी में थोड़ा लॉस ऑफ वेट आया है. तो इट इज जनरली एक्सपीरियंस दैट एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन अ लिक्विड विल एक्सपीरियंस अ लॉस ऑफ वेट. मास का लॉस नहीं होगा, वेट का लॉस होगा. मास और वेट अलग अलग क्वांटिटी चीज है. ठीक है, वेट जीरो हो सकता है किसी कंडीशन में, पर मास कैन नेवर बी जीरो. आपका जो मास है वो किलोग्राम में नापा जाता है, पर जो वेट है वो न्यूटन में नापा जाता है ना. शॉकिंग है ना ये, मुझे भी ऐसे ही लगा था जब नंबर नहीं कटे थे मेरे इस बात पे. तो वेट की हमेशा चीज याद रखना कि वेट न्यूटन में नापा जाएगा. कभी भी कोई पूछे ना आपका वेट क्या है तो वो बताए, अगर जो आपका 50 किलो वेट है तो आप हमेशा बताएंगे कि मेरा 50 न्यूटन वेट है, किलो नहीं है, क्योंकि 50 किलो आपका मास है. ठीक है, समझ आ गया. बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ मैं, जनरली समझाता नहीं हूँ, मैं फटाफट कर जाता हूँ, पर नहीं आज मैं थोड़ा फटाफट ही कर रहा हूँ क्योंकि यार पूरी फिजिक्स करनी है विद इन 1 आवर, तो थोड़ा मुश्किल ही है. ओके, एक्सपीरियंस एन अपवर्ड थ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट विच इज नोन एज अपवर्ड. हाँ, अपवर्ड थ्रस्ट आएगा विच इज नोन एज बुओयंट फोर्स. दिस फिनोमिनन इज नोन एज बुओयंसी. अब उस पर बुओयंट फोर्स यूज होगा. ठीक है, क्या होगा, एक अपवर्ड थ्रस्ट अब महसूस करोगे आप. अगर जो आप कहीं पे पानी में वो करो,
और इससे जुड़ता हुआ है, बोएंसी से जुड़ता हुआ आता है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज की स्टोरी जान लो आप। आर्किमिडीज के साथ हो गया था एक बार स्कैम। उसको राजा ने कहा कि भाई देखो ये मेरा मुकुट है, ये पूरे प्योर गोल्ड का बना है, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये प्योर गोल्ड का बना है। उसे थोड़ा टाइम दिया और जब टाइम खत्म हो गया तो आर्किमिडीज एक बार नहाने लग रहा था। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था कि मैं कैसे पता चलाऊं कि ये प्योर गोल्ड का है, ये खोखला नहीं है। तो उसने क्या किया, वो ऐसे ही नहाने लग रहा था और वो सोचने लग गया, वो पानी में टब में बैठा हुआ था और जब वो टब पूरे भरे हुए टब में लेटा तो फिर वो पानी गिर गया। तो उस पानी के गिरने से उसे आइडिया आया और वो पूरे यूरोप की सड़कों में नंगा घूमा यूरेका यूरेका करते हुए, ठीक है, मिरेकल मिरेकल, जैसे अक्षय कुमार था ना, मिरेकल मिरेकल ऐसे करते हुए, ठीक है। अब उसे क्या आइडिया क्या मिला था कि जो मुकुट है महाराज का, उसे क्या करेंगे हम एक ऐसी टब में रखेंगे और उसे इमर्ज कर देंगे, पानी में फेंक देंगे। जितना पानी वो बाहर निकालेगा उतना ही इसके मुकुट का वेट होगा, राजा के मुकुट का। अब उसने क्या कहा कि आप ऐसे एक मुकुट तो आपने ये बनवाया है, एक मुकुट आप अपने सामने बनवाओ जो खोखला ना हो। अगर जो दोनों मुकुट में से सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर निकली है तो मतलब कि दोनों मुकुट खोखले नहीं थे। आगे आता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एन, अरे रुको आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझा तो दिया, उसकी स्टोरी तो बता दी पर समझाया तो नहीं ना। According to principle, whenever an object is immersed in liquid, it experiences a loss of weight in it. Weight in it, and that loss of weight is equal to the weight of liquid displaced by it. ठीक है, आगे है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी कुछ नहीं है, छोटे से टॉपिक है, 2-3 लाइनों का ही है बस। Relative density of an object may be defined as the density of object divided by the density of water. आगे आते हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर पे। तो क्या है वर्क क्या होता है, सबसे पहले हमारा ये पूछा गया ना, छोटा सा टॉपिक है ये क्योंकि बहुत सारा जो पार्ट था आपका बड़ा बड़ा वो सब कट हो चुका है। तो आता है वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में जब डिस्प्लेस होगा, क्या पता आप फोर्स लगा रहे हो इस साइड पर, वो डिस्प्लेस हो रहा है आपकी साइड ही, क्यों? ऐसा टग ऑफ वॉर में हो सकता है, स्क्विड गेम देखिए, ऐसे खींचने वाले रस्सा खींचने वाली, तो सोचो कि आपका दोस्त अपोजिट टीम में है आपकी, आप इस टीम में हो और आपका दोस्त अपोजिट टीम में है। आपकी टीम ज्यादा पावर लगा रही है तो जो आपका दोस्त फोर्स अप्लाई कर रहा है, पर फोर्स तो अप्लाई कर रहा है वो, पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है रस्सी की वो आपकी टीम की तरफ हो रही है, तो यानी कि ये नेगेटिव वर्क हो गया। ओके, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड द नेचुरल वर्क डन इज पॉजिटिव। ऑन द अदर हैंड इफ द डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड देन द नेचर ऑफ वर्क इज नेगेटिव। अब देखो, मैं इसे ऐसे पकड़ के बैठा हूं, ठीक है, और मैं इसे ऐसे करके सामान बहुत गिर रहा है उसे, तो मैं इस मार्कर को ऊपर 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 ले जाता जा रहा हूँ। अब क्या कर रहा है, ग्रेविटी इस पे फोर्स तो लगा रही है, पर उसके फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में इसका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, तो ये नेगेटिव वर्क हो रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी। इफ वी शिफ्ट एन ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड, देखो, देन वी आर डूइंग पॉजिटिव वर्क। वर्टिकली है, इफ वी शिफ्ट एन ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, and why we bring the same object vertically down। अच्छा, तो अब हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं ना हम। अभी ग्रेविटी की मत सोचो, वो अलग बात होगी। अब देखो फिजिक्स में एक किसी चीज का एक वो नहीं होता, हर चीज के दो पहलू होते हैं, ठीक है। अब ये तो थी मेरे मार्कर की बात, बदतमीज, मैं दूसरा निकाल लूँगा। हाँ, तो ये तो थी मेरे मार्कर की बात, पर अगर जो मैं इस मार्कर को ऐसे करके ऊपर ले जाता जाऊं तो फोर्स कहाँ लगा रहा हूं मैं, ऊपर की साइड, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, ऊपर की साइड। पर अगर जो मैं ऊपर की साइड ही फोर्स लगा रहा हूं पर मार्कर नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है, नेगेटिव वर्क। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट इफ डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड देन देयर इज नो वर्क। अब देखो, ये मार्कर ऐसे जाने लग रहा है, ठीक है, ऐसे जाने लग रहा है मार्कर, और मैं इसे ऊपर की तरफ खींच रहा हूं,
ठीक है, ऐसे खींच रहा हूं मैं और ये मार्कर जा रहा है इधर ही, तो नो वर्क डन होगा। ठीक है, अब आपने कभी कूली को देखा है, वो ऐसे सामान उठाएगा सिर पे, ठीक है, फोर्स कहाँ लगा रहा है वो, आगे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ कर रहा है ना वो, पर फोर्स कहाँ लगा रहा है, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ऐसे करके ऐसे ऐसे करके चलेगा। तो इस हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से तो उसने कोई काम नहीं किया, पर उसने बायोलॉजी के हिसाब से काम किया है। तो आप उसे फिजिक्स के हिसाब से पैसे दोगे कि बायोलॉजी के हिसाब से? ठीक है, तो अगर जो आप कॉमर्स वाले हो ना, तो आप कभी पैसे ही नहीं दोगे। ओके, एनर्जी, द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। एक्चुअल एनर्जी इज सिमिलर टू वर्क। एक्चुअली एनर्जी इज सिमिलर टू वर्क, क्योंकि दोनों की ऐसा यूनिट जूल्स होती है। The only difference is that energy is when it possessed in the system and become work when exposed. जब possessed होती है in the system and become work when exposed. ठीक है, एनर्जी क्या होती है? जब possessed होती है in the system, तब तक तो वो एनर्जी रहती है, पर जब वो एक्सपोज हो जाती है तो वर्क बन जाती है। ऐसे वो है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। फॉर एग्जाम्पल, if you are doing work on a system, then the energy of system will increase, and if the system is doing work on its energy, अब जब आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हो, सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, पर जब सिस्टम वर्क कर रहा है तो क्या होगा, उसकी एनर्जी घटेगी। ऐसा यूनिट ऑफ बोथ ऑफ देम इज सेम, जूल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ एनर्जीज, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी, और बहुत सारी एनर्जी हो सकती है, एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, सो क्या हो गया आगे, हियर वी विल स्टडी ओनली अबाउट मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, दो टाइप की एनर्जीज होती है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, मेन दो टाइप की होती है। ठीक है, केमिकल कह रहा हूँ मैं, काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय इट्स मोशन अकॉर्डिंग टू वर्क एंड एनर्जी थ्योरम। वर्क एंड एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग ओनली वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। जब वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट ही काइनेटिक एनर्जी कहा जाएगा। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी हम आपको अगली वीडियो में समझा देंगे, क्योंकि ये डेरिवेशन का पार्ट है। आगे पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय इट्स पोजीशन इज नोन एज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, किसी चीज को अगर जो आप खींच रहे हो रबड़ को जैसे, तो वो अगर जो उसको पोटेंशियल रखती है वो अपनी जगह पे आ जाए, तो वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी इज एट हाइट, हाइट पे होगी तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। इस हाइट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। और मान लो इस हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी है 20। अब इस पॉइंट पे आ गई पोटेंशियल एनर्जी 25 और काइनेटिक एनर्जी 5। इस पॉइंट पे 20 वो 10। इस पॉइंट पे फिर से, पर काइनेटिक एनर्जी इस पे क्या होगी 25 और पोटेंशियल एनर्जी होगी 5। और जब ये नीचे गिर गया तो इस पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल वो होगी, यानी कि 20। इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब आप कहोगे भैया साउंड इज फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड यू आर स्पीकिंग, दैट मीन्स यू आर प्रोड्यूसिंग साउंड। हाँ, पर क्या हो गया इसमें, क्योंकि ये कन्वर्ट एनर्जी है। ठीक है, अब आपको थोड़ा बायोलॉजी में जाना पड़ेगा। आप खाना खाते हो, वो आपको ताकत देता है। अब ताकत देता है इसलिए आप जी रहे हो इसलिए बोल रहे हो, क्या हो रही है, एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, किससे, एटीपी से साउंड एनर्जी में। ओके, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट इफ वर्टिकल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट्स मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, which is equal to kinetic energy and potential energy. Okay, आगे बढ़ते हैं हम। At the lowest point it is purely kinetic and the uppermost point it is बिल्कुल सही, potential energy. Power of an object may be defined as the time rate of doing work. ठीक है, or the object time rate of doing work by the object
और द ऑब्जेक्ट, या तो ऑब्जेक्ट के द्वारा या ऑब्जेक्ट पर. इट मे बी ऑल्सो डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी. क्या होगा? टाइम रेट ऑफ कंजप्शन एनर्जी को भी हम पावर बोलेंगे. तो पावर क्या होगा? पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम. ठीक है, एमकेएस यूनिट होती है इसकी जूल्स पर सेकेंड. ठीक है, वर्क डन जूल्स, टाइम सेकेंड. ठीक है, ऐसा यूनिट को क्या होगी इसकी? वॉट, WATT. अदर हायर यूनिट आर किलोवॉट एंड मेगावॉट. एक किलोवॉट में होता है 1000 वॉट और एक मेगावॉट में होते हैं 10⁻⁶ वॉट्स. एक हॉर्स पावर में होते हैं 746 वॉट्स. आगे आता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. यूजिंग पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम. तो एनर्जी का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? अगर जो पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम है तो एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम हो जाएगा. कितने टाइम में कितनी पावर कंज्यूम हुई है उससे एनर्जी का पता लग जाएगा. ठीक है, if it is in watt and time, if power is in watt and time is in a second, then unit of energy is joules. और उसके बाद अगर जो but if the power is in kilowatt and time is measured in mass, then the energy will be kilowatt into R, यानी कि kWh. आगे बढ़ते हैं हम साउंड पे. साउंड के ऊपर सबसे पहला क्या होता है? साउंड होती क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग. सेंसेशन ऑफ हियरिंग. सुन पा रहे हो आप मुझे? क्यों? क्योंकि आपके फोन के स्पीकर में से, आपके डिवाइस के स्पीकर में से आवाज निकल रही है. आवाज वो क्या हो रही है? वो प्रोपोगेट हो रही है. वो कहां तक पहुंच रही है? आपके कान तक. ठीक है, सेंसेशन ऑफ हियरिंग. इट इज वन ऑफ द 5 सेंसेस. 5 में से एक सेंसेस ये भी है. साउंड रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल बिकॉज साउंड इज अ मैकेनिकल वेव. मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिन्हें कोई भी मीडियम नहीं चाहिए. ठीक है, वो वैक्यूम से भी ट्रेवल कर सकती है. और साउंड वेव्स क्या होती है? मैकेनिकल वेव्स क्या होती है? जिन्हें एक मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए. अब आगे आता है वेव मोशन. ठीक है, व्हेन द डिस्टर्बेंस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल. अब देखो, वाइब्रेशन या डिस्टर्बेंस जब होती है, मैं बोल रहा हूं तो क्या हो रही है? डिस्टर्बेंस हो रही है. तो अब ये डिस्टर्बेंस ये नहीं है कि पार्टिकल्स, मैंने मुंह से एक पार्टिकल निकाला और वो माइक तक गया है. नहीं, क्या हो रहा है? जो मैंने मुंह से पार्टिकल निकाला है, वो जो मैंने मुंह से एनर्जी निकाली है, वो पार्टिकल से टकरा रही है. पार्टिकल से एक दूसरे से टकरा रहे हैं. ठीक है, अब देखो इसे हम समझ सकते हैं जैसे कि दो पड़ोसी है, दो नहीं है, बहुत सारे पड़ोसी है, ऐसे 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 सेम लाइन में है. ठीक है, अब ये वाला नीचे गया, इसको जलन होगी कि भाई ये तो यहाँ जा रहा है, मैं भी जाऊंगा. ये गया, पर तब तक ये वापिस ऊपर आ चुका था. अब इसके साइड वाले को जलन होगी कि ये गया है तो मैं भी जाऊंगा. उससे पहले साइड वाले को नहीं पता था, जब तक ये गया ये ऊपर आ गया. तो ऐसे करके ऐसे 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 ऐसे. ठीक है, जो पहले वाला जब नीचे जाएगा तो दूसरे वाला ऊपर ही होगा, और जब पहले वाला ऊपर आ जाएगा तब तक दूसरे वाला नीचे जा चुका होगा. ठीक है, ऐसे करके साउंड चलती है. इसमें 2 टाइप की वेव्स हैं. ट्रांसवर्स वेव, 2 टाइप्स ऑफ वेव. ट्रांसवर्स वेव, दे ट्रेवल इन मीडियम इन फॉर्म ऑफ क्रिस्ट एंड थ्रो. क्रिस्ट और थ्रो के रूप में ट्रेवल करती है ये ट्रांसवर्स वेव्स. आगे आता है हमारा it is in the direction of propagation of wave is perpendicular to the direction of vibration. अगर जो इस डायरेक्शन में वाइब्रेशन हुई है तो इस डायरेक्शन में साउंड प्रोपोगेट होगी. साउंड किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट होगी? इस वाले में. ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, दे नीड they travel in medium in form of compression and rarefaction. compression क्या होता है? ऐसे 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 ऐसे. rarefaction क्या होता है? ऐसे 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 ऐसे. फिर से compression आता है ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे. तो इस फॉर्म में साउंड ट्रेवल होती है. ठीक है, ये समझ आया?
in if the direction of propagation of wave is parallel to the direction of vibration the particles of the medium. देखो अब क्या होगा इसमें, अगर जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये है तो इधर को ही जाएगी वेव. फॉर एग्जांपल साउंड, इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम लाइट वेव. ओके, आगे आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आता है टाइम पीरियड. टाइम टेकन बाय एन पार्टिकल टू particle of a medium to complete one oscillation is known as its time period. सिंबल क्या होता है इसका, t, obviously शुरुआत से हम t पढ़ते आ रहे हैं. frequency, the number of oscillation completed by the the particles in 1 second is known as is called frequency. कितने particles ने complete oscillation करी 1 सेकेंड में. ऐसा यूनिट होती है हर्ट्ज, HERTZ, और सिंबल होता है F. एम्पलीट्यूड, it is the maximum displacement of an oscillating particle from its mean position to any of its side. ठीक है. पेंडुलम को भी रोटेट होते देखा है आपने, ऑसिलेट करते हुए नहीं देखा? आपको आपके लिए पेंडुलम बनाएंगे सबसे पहले. यहाँ पे अगर जो कुछ होगा, अगर जो ये मिल गया, सो इससे हम बनाएंगे आपके सामने अभी एक पेंडुलम. ठीक है. सो पेंडुलम के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो स्ट्रिंग चाहिए, दूसरी चीज क्या चाहिए, एक बॉब चाहिए. तो बॉब क्या बनेगा हमारा, बॉब ये है ही हमारे पास, इतने 3 बॉब रखे हैं हमारे पास. ओगियंग द कॉकरोचेस वाला बॉब ये है नहीं. अरे यार बड़ा सख्त धागा है ये, टूट नहीं रहा. इसे भी तोड़ के दम लेंगे आज, इस पे फिजिक्स वर्क करेंगे. इसमें क्या हो रहा है, मैं बैलेंस्ड फोर्स लगा रहा हूँ तो इसका शेप एंड साइज चेंज हो सकता है. बट रिमेंबर, नेवर डू हार्ड वर्क, ऑलवेज प्रेफर स्मार्ट वर्क. इसे अगर जो हम काट सकते हैं तो काटते क्यों नहीं हो. ठीक है. इस पे भी फिजिक्स यूज हुई है. क्या हुआ है, प्रेशर. ठीक है. इस पे इसके जो नेल कटर के जो स्टार्टिंग के एजेस थे वो बहुत ही, मतलब हम कह सकते हैं पतले थे. जैसे नाइफ होता है, तो अगर जो 2 नाइफ को ऐसे करके तो ये काट देगा नाइफ की तरह. ठीक है. सो अगर जो आपको फिजिक्स यूज करनी है तो इजी वाली यूज करो. चलो इसके लिए अब हम बनाएंगे आपके लिए, जिससे हम आपको समझा देंगे. ये बनने जा रहा है हमारा पेंडुलम. इसे एक साइड से हम बंद कर देंगे, जिससे ये पेंडुलम में से निकले ना हमारा मार्कर. शिट निकल गया. ये बन गया हमारा पेंडुलम. ठीक है. इसे इस साइड से बांध रहे हैं हम, ताकि इस साइड से ये, क्या पता पिछली बार की तरह ना खुल जाए. ओके. सो हम पढ़ेंगे पहले टाइम पीरियड. ठीक है. टाइम पीरियड क्या होता है, ये पेंडुलम है, ये मैंने इधर को घुमाया. रुको, इसे पेंडुलम को सीधा कर लो, नहीं तो गोल गोल ही घूमता रहेगा. ठीक है. ये बन गया पेंडुलम, इसे इधर घुमाया. ठीक है. सो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एक 1 ऑसिलेशन कंप्लीट हुई है. और अगर जो ये यहाँ से यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ पे आए, इसे कहेंगे हम 1 कंप्लीट साइकिल. तो देखो, नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड. ठीक है. यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं. एक तो यानी कि इसने इतनी ज़्यादा वो नहीं करी है, क्योंकि अगर जो ये तेज होता तो फिर हमें इसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से इसकी आवाज़ सुनाई देती. ठीक है. सो ये अबाउट यार हाथ में आ जा. तो अगर जो ये 1 सेकंड में शायद से अबाउट 1 फ्रीक्वेंसी कंप्लीट कर रहा है, 1 या 2 ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रहा है. आगे आते हैं, ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया. ओके. सो इसको हम बनाएंगे यो नहीं, कुछ बनता तो है, वो DNA बना देते हैं वो करके, ऐसे 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 ऐसे. ये बन गया. कैसे बनता है ये, बन तो गया था अभी, पता नहीं. ओके. सो आगे आते हैं एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम द मीन पोजीशन.
इसे हम नॉर्मली ऐसे कह सकते हैं, पर इसकी डेफिनेशन है इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन। ठीक है, ये यहाँ से था, ये हमारा हाथ, ठीक है, यानी कि मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, एक्सट्रीम पोजिशन है इसकी, मीन पोजीशन ये थी इसकी, एक्सट्रीम पोजीशन ये थी, और हर बार ये कम होता जाएगा। फिजिक्स पे भरोसा है तो एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसे मैं अपने यहाँ से चिन्ह से छोड़ रहा हूँ, अगली बार ये आएगा तो मेरे चिन्ह पे टच नहीं होगा, ठीक है। ओके, इसके बाद है स्पीड। स्पीड इज लगना जाए, हाँ, इट इज द स्पीड इन विद विच द डिस्टर्बेंस इज हैंडेड ओवर टू फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। ठीक है, इसकी क्या होती है, सिंबल होता है इसका v, पेंडुलम नीचे गिर गया। ओके, सो आगे आता है पिच। पिच के बारे में हमने पिच और ये फ्रीक्वेंसी 8th क्लास में पढ़े हैं। पिच ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। अब देखो लो पिच, हाई पिच वॉइस कैसी होगी, ऐसी होगी हाई पिच वॉइस, दिख रहा है आपको, ऐसी होगी हाई पिच वॉइस, ऐसी होगी लो पिच वॉइस। अब अगर जो मैं आपको कहूँ कि आपको वॉइस आइडेंटिफाई करनी है तो कैसे करोगे, जो वॉइस श्रिल होगी, ठीक है, श्रिल होगी, जैसे मैं ऐसे करेंगे करके बेइज्जती। और अगर जो वॉइस बहुत ही डीप होगी, जैसे थैनोस की मान लो, ऐसे ही कि ब्रह्मांड में इतना ब्रह्मांड पे कब्जा करने में भी इतना दम, तो ऐसे करके रुको निकाल के आऊँगा क्रेटोस वाली boy watch your pitch intensity नहीं हो नहीं पाएगा, टाइम लगेगा, एक दिन क्रेटोस की आवाज में भी निकालेंगे। इट इज डिटरमाइंड बाय, अच्छा इंटेंसिटी आते हैं, इट इज डिटरमाइंड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव, लेस एम्पलीट्यूड लेस इंटेंसिटी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम इंटेंसिटी, यानी कि लाउडनेस इतनी सी उसमें कितनी लाउडनेस होगी। पर अगर जो ये हो जाए, अगर जो सोचो नोबिता इतनी आवाज से बोलते हैं डोरेमोन मुझे गैजेट दो ना, और डोरेमोन को नीचन ने मना कर दिया, डोरेमोन गुस्से में है, डोरेमोन ने पहले लो इंटेंसिव वॉइस पे कहा कि नहीं मैं नहीं दूंगा, नोबिता ने फिर से डोरेमोन दो ना, नोबिता ने कहा अरे नहीं मिलता यार तुझे, गैजेट खुद बना ले फिर। तो ऐसे करके हाई एम्पलीट्यूड मैक्स एम्पलीट्यूड पे, मोर एम्पलीट्यूड पे बोला। आगे आता है वेवलेंथ, इसका सिंबल बड़ा मजेदार है, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव वन क्रीस्ड एंड वन हाफ टेकन टुगेदर इज नोन एज वेवलेंथ। वेवलेंथ ट्रांसवर्स वेव की, इन ट्रांसवर्स वेव वन क्रीस्ड एंड हाफ इज टेकन टुगेदर नोन एज वेवलेंथ। वन क्रीस्ड, अरे यार, वन क्रीस्ड और वन हाफ, ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम, वेवलेंथ। सिंबल क्या होता है इसका, लैम्बडा, तुम भी लैम्बडा ही हो। ओके, सो इसके बाद है रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, ये है डेरिवेशन जो कि हम आपको सिखाएंगे अगली वीडियो में। आगे आता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, बाउंसिंग बैक ऑफ वेव ऑफ साउंड इज टू गेट इनटू सेम मीडियम आफ्टर shrinking over a hard surface is known as reflection of sound. From angle of incidence is equals to angle of reflection. बट है ना वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इक्वल होगा ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ओके क्लियर। सो अगर जो आपको वो सुननी है, रिफ्लेक्शन सुननी है वो इस साउंड की, तो फिर जैसे कि कोई ऐसी जगह है, ऐसी, ठीक है, और आपकी वॉइस जाके यहाँ टकरा रही है, और टकरा के अगर जो यहाँ वापस आ सकती है तो, पर अगर जो आप एक सही एंगल से बोलो, वो वॉइस ऐसे टकराए और टकरा के इस साइड जा सकती है, तो यानी कि आप इस साइड खड़े होके इस साइड आवाज प्रोपोगेट कर सकते हो। पर स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, जो सबसे कम से कम डिस्टेंस चाहिए वॉइस को, आपकी किसी भी वॉइस को रिफ्लेक्ट कराने के लिए, वो होता है 17.2 मीटर्स। तभी तो ऑडिटोरियम ऐसे करके बनते हैं
जिससे जो साउंड वेव्स होती है आधी तो ऐसे सामने जाती है, साउंड वेव ऐसे करके जाती है ना हर तरफ फैल के, तो ऊपर भी जाएगी, ऊपर जाके वो ऑडिटोरियम की छत से टकरा के वो दोबारा से नीचे आ जाएगी। आगे आता है echo, sensation of sound remaining in our eardrums from about 0.1 second. So if the reflected sound reaches back to our ear after 0.1 second, then we will hear different sound, two different sound, which is known as echo. अगर जो 0.1 सेकंड में एक आवाज हमारे कानों तक पहुंच रही है, पर अगर जो वही आवाज दोबारा से 0.1 सेकंड के बाद पहुंच रही है तो उसे कहेंगे एको। ठीक है, उसके बाद है रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन क्या होता है? व्हेन रिफ्लेक्टेड साउंड कम बैक टू ईयर ड्रम विद 0.1 द टू साउंड ओवरलैप विद ईच अदर। जैसे होता है ना रिवर्बरेशन में, वो कहाँ हो ऐसे कर रहे, ठीक है, एक ही साउंड एक साथ कई बार वाइब्रेट होके, यानी कि एक से ज्यादा इको होके आएगी, इसे कहते हैं रिवर्बरेशन। अब कुछ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के यूजेस कहाँ पे होते हैं? मेगाफोन में, हॉर्न में, और शहनाई में, कर्व्ड सीलिंग ऑफ ऑडिटोरियम, स्टेथोस्कोप। रेंज ऑफ हियरिंग, a human being is sensitive to hear 20 hertz to 20,000 hertz of frequency. The sound of frequency lower than 20 hertz is known as infrasonic, and more than 20,000 hertz is known as ultrasonic. Rhino, whale, elephant are able to hear infrasonic voice as low up to 5 hertz. Earthquake can be produced infrasonic earthquake also produce infrasonic sound. Dolphin and porcupines can detect ultrasonic sound. अब आगे अगला पॉइंट आता है हमारा, डॉल्फिन, बैट, पोर्क्यूपाइन, ये क्या करते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड को करते हैं। रैट प्ले गेम अमंग देमसेल्फ यूजिंग अल्ट्रासोनिक साउंड। रैट अलग ही लेवल पे चल रहे हैं, लोग ये तो कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं। कुकर की सीटी यार, इसलिए शाम के टाइम वीडियो नहीं बनाता मैं। खैर अब तो बस एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड और सोनार रह रहा है। अबे कब तक बचेगा ये? मेरा भी यार स्ट्रगल ही चल रहा। रेड क्या करते हैं? खेलने के लिए। अब एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड, दे आर यूज्ड टू क्लीन द स्पाइरल ट्यूब, इलेक्ट्रिक component, etc. These also used to detect rock in a metal. Okay, these are also used in medical science. Number of observed पता नहीं क्या क्या यूथरस और किडनीज, अच्छा काइंडनेस एक्सेट्रा। किडनी स्टोन भी इसकी वजह से ही ब्रेक कर जाता है। अब आते हैं आगे हमारे सोनार, SONAR। सोनार नहीं है, सोनार है। सोनार, चलो सोनार ही बोलेंगे इसे, सोनार सोनार ही है सही वैसे प्रोनाउंसिएशन भी। और साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इट इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस एट अंडर वाटर में डिस्टेंस मेजर करने के लिए। ऑब्जेक्ट अलोंग विद इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन एट मोशन। ऑब्जेक्ट अलोंग स्पीड, ऑब्जेक्ट स्पीड और डायरेक्शन के साथ एट मोशन। मेथड यूज्ड इन सोनार नोन एज रेंजिंग मेथड। इन इट sound is received and time taken by it is measured, and then it is made half, then अच्छा हाँ, फिर वही फॉर्मूला लग जाता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। कितनी स्पीड से भेजा गया है सिग्नल नीचे और वो कितने टाइम के बाद आपके पास ऊपर आ रहा है, उन दोनों का प्रोडक्ट निकाल देंगे, हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा कि कितनी गहराई है। ठीक है, सो यहाँ होती है हमारी फिजिक्स खत्म। जो नहीं पढ़ा है या तो वो कटा हुआ है या अगली वीडियो में आ जाएगा, डेरिवेशन की वीडियो में, और थोड़े बहुत फॉर्मूलाज और छोटे मोटे एग्जांपल्स की शॉर्ट वीडियोस आती रहेगी। सो अगर जो आप अब तक यहाँ पे बने हुए हो तो तुम्हारा बनाया जा चुका है, नहीं मजाक कर रहा हूँ, आपने अपनी पूरी फिजिक्स कंप्लीट कर ली है बहुत अच्छी तरीके से। अब बस आपका एक काम रहता है एनसीईआरटी को पढ़ना, उसके इन टेक्स्ट और ब्लैक क्वेश्चंस यानी कि उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना।
अगर जो आप इस वीडियो को 2 घंटे पहले देख रहे हो अपने एग्जाम से या 1 घंटे पहले, तो एग्जाम देने चले जाओ, क्योंकि आप होने वाले हो अब लेट। तो अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और क्या था, सब्सक्राइब वाला था ना, सब्सक्राइब तो बोल दिया, शेयर, हाँ, आप चैनल को शेयर करो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मुझे पता तो नहीं, इतना ही था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।